नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शुक्रवार को संविधान दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का 14 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने भी कार्यक्रम में न जाने का फैसला किया। इस कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया। ये कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बनी रहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने संसद सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी एकता पर जोर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को कांग्रेस की एक अहम बैठक भी बुलाई गई। इसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। टीएमसी के साथ रिश्तों में खटास होने के बाद भी कांग्रेस विपक्षी एकता पर जोर देने जा रही है। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं शामिल होने पर पीएम मोदी ने हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, परिवार के लिए पार्टी, परिवार के द्वारा पार्टी। क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? अगर एक पार्टी कई पीढ़ियों तक एक परिवार द्वारा चलाई जाती है तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मोदी ने कहा कि संविधान की भावना भी आहत हुई है। संविधान का हर वर्ग भी आहत हुआ है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो देते हैं। मोदी ने कहा कि जो दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय व अधिकार सबके लिए एक समान होने चाहिए ताकि संविधान सिर्फ कागज ना बन जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राहुल ने लोगों को देश के संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। आज किसान आंदोलन के पूरे 1 साल पूरे हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे हैं। इस दौरान सिंघू बॉर्डर और बाकी किसानों के धरना स्थलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसान आंदोलन का 1 साल किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी प्रमुख मायावती को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायक दल के नेता गुड्डू जमाली ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। एक और विधायक वंदना सिंह ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया है। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी ताकत मानी जाने वाली बीएसपी के पास आज उंगलियों में गिनने लायक ही विधायक बचे हैं। जमाली को 3 महीने पहले ही विधायक दल का नेता बनाया गया था और उन्हें मायावती का करीबी भी माना जाता था। लेकिन उनके भी पार्टी छोड़ देने से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों एक के बाद एक नेता बीएसपी को छोड़कर जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में लालजी वर्मा, राम आंचल राजभर जैसे बड़े नेताओं ने भी पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। ये दोनों ही मायावती के करीबी नेताओं में शुमार थे। दोनों नेता अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं। नोएडा में कुछ लोगों द्वारा पीटे जाने के मामले में 62 वर्षीय काजिम अहमद ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो उन्होंने शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। पीड़ित शेरवानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी मुस्लिम पहचान होने के कारण उन पर हमला किया गया था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में किसी भी सांप्रदायिक कोड से इनकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका को बाकी हेट स्पीच की याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया और इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अब नोटिस जारी कर दिया है। रिटायरमेंट के ठीक 4 दिन पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए जाने के खिलाफ एक एनजीओ ने याचिका दायर की है। इस मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ 2 याचिकाओं पर विचार कर रही थी। एक जो केंद्र सरकार के द्वारा अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ है और दूसरी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिसमें हाईकोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और उसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाए। बता दें, राकेश अस्थाना के रिटायरमेंट के ठीक पहले उनको दिल्ली का पुलिस आयुक्त बना देने को नियमों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से गुरुवार को करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि डीसीपी नीलोत्पल और उनकी टीम ने गोरेगांव में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में परमबीर सिंह से पूछताछ की है। पिछले करीब 6 महीने से फरार चल रहे परमबीर सिंह गुरुवार को मुंबई पहुंचे थे। परमबीर सिंह से क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 में पूछताछ हुई। परमबीर सिंह ने बुधवार को कहा था कि वे चंडीगढ़ में हैं और मुंबई पुलिस के सामने पेश होकर जांच में मदद करेंगे।
कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी कोरोना सुपर स्प्रेडर के रूप में सामने आई। इस पार्टी में शामिल हुए छात्रों में से अभी तक 182 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले ये संख्या 66 थी, लेकिन अब बढ़कर 182 हो गई। अधिकतम संक्रमित लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रकोप हाल ही में कॉलेज के अंदर आयोजित एक फ्रेशर पार्टी के कारण हुआ। संक्रमित लोगों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे जा चुके हैं ताकि ये जांचा जा सके कि कहीं इसके पीछे कोई नया वेरिएंट तो नहीं। ब्रिटेन ने कहा कि वो दक्षिण अफ्रीका में फैले एक नए तरीके के कोरोना वायरस संक्रमण से चिंतित है, क्योंकि ये वेरिएंट कोरोना वैक्सीन को कम प्रभावी बना सकता है और महामारी से लड़ाई में एक जोखिम हो सकता है। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इस वेरिएंट में एक स्पाइक प्रोटीन होता है जो मूल कोरोना वायरस से बिल्कुल अलग होता है। ये अब तक का सबसे गंभीर वेरिएंट हो सकता है। कोरोना महामारी के फिर से फैलने की आशंका के बीच एक बार फिर शेयर बाजार में 1200 अंकों से अधिक की गिरावट आई है। सेंसेक्स आज खुलने के कुछ देर बाद ही 1000 अंक से अधिक टूट गया, तो निफ्टी भी 300 से अधिक अंक टूट गया। इस बीच दवा कंपनियों के शेयर उछाल दिखाने लगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयरों में बड़ी गिरावट जारी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।